हेलो बच्चों। तो आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? डैम्प्ड ऑस्किलेशन, और इसके बाद एक और टॉपिक है फोर्स्ड ऑस्किलेशन। उसके बाद फिर प्रॉब्लम्स कुछ ले लेंगे, उसके बाद चैप्टर खत्म। सो फार हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे उसमें क्या मान के चले थे, याद कीजिए पहला क्लास, कि जो ब्लॉक है ब्लॉक जो है हमारा, उसके नीचे का जो ये सरफेस है, ये सरफेस कैसा था बेटा? स्मूथ, एयर ड्रैग कहीं कुछ नहीं था। ठीक है, तो जाकर के हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आया था? x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा इंटू, यही आया था, है ना? इसमें हम मान के चले थे क्या, कि जो सरफेस है वो स्मूथ है, मतलब ब्लॉक और सरफेस के बीच कोई फ्रिक्शन नहीं है, एयर ड्रैग क्या है? जीरो है। अब कल्पना करके देखिए कि ये सरफेस तो स्मूथ है, बट देयर इज एयर ड्रैग, मतलब एयर के कारण इस ब्लॉक के ऊपर इसके वेलोसिटी के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसको कंप्रेस करके इस ब्लॉक को सर्टेन अमाउंट से इसको कंप्रेस करके या इलोंगेट करके अगर छोड़ देंगे, तो क्या ये सेम एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करता रहेगा कि एम्पलीट्यूड घटेगा? कुछ होगा। देखो क्या होगा। जैसे मान लेते हैं हम इसको कंप्रेस किए ए अमाउंट से, कैपिटल ए लेंथ से, या एक्स से कंप्रेस कर दिया, फिर छोड़ दिया यहाँ। तो जैसे ही ये आगे चलना शुरू करेगा तो एयर ड्रैग किधर लगेगा? इधर लगेगा। तो मीन पोजीशन पर जितना वेलोसिटी होना चाहिए था आइडियल केस में, उतना वेलोसिटी नहीं होगा, बल्कि उससे कम होगा। और ये फिर जब इससे आगे बढ़ेगा तो और वेलोसिटी घटता जाएगा, घटते घटते यहाँ एम्पलीट्यूड जो होगा, जो कंप्रेस किए थे हम, उतना इधर ये इलोंगेट स्प्रिंग नहीं होगा। कौन फैक्टर प्ले किया इसमें? एयर ड्रैग। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम फ्रिक्शन भी ले लें और एयर ड्रैग भी ले लें, तब एम्पलीट्यूड और घट जाएगा। और ऑसिलेट तो ये करेगा, लेकिन धीरे 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 इसका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या होगा? घटता जाएगा, घटते घटते फिर जीरो हो जाएगा। क्यों ऐसा होगा? फिजिक्स समझ में आ रहा होगा। इसको वर्टिकल स्प्रिंग के साथ भी हम लोग देख सकते हैं, है ना? मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है? मीन पोजीशन। इससे थोड़ा सा हम नीचे इलोंगेट करके छोड़ दिया। अब देखो, एयर ड्रैग जो होगा, ऑलवेज जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा इस ब्लॉक का या इस पार्टिकल का, उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ये तो ऑब्वियस है ना। पैराशूट वगैरह देखे होंगे उड़ते हुए, तो पैराशूट क्यों मतलब स्लोली नीचे आता है? वही एयर ड्रैग के कारण है। एयर ड्रैग ऑलवेज जिधर वेलोसिटी है उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो यहाँ भी वही केस होगा। यहाँ भी एम्पलीट्यूड शुरू में तो बहुत ज़्यादा, मतलब शुरू में जितना कंप्रेस किए वो एम्पलीट्यूड रहा होगा, फिर धीरे धीरे पर ऑसिलेशन ये घटता जाएगा, घटते 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 ये जीरो हो जाएगा। सच ऑसिलेशन इज कॉल्ड डैम्प्ड ऑस्किलेशन। ठीक है, अब इसका गवर्निंग मैथमेटिकल इक्वेशंस हम कैसे निकालें भाई? उसमें क्या किए थे देखिए, याद कीजिए। नेट फोर्स उस ब्लॉक के ऊपर अगर हम कंप्रेस कर देते थे तो क्या आया था? माइनस kx। इसमें क्या इतना ही फोर्स होगा? नहीं, इसमें मान करके चलिए आप कि हम इसको ऊपर ले गए, इस ब्लॉक को कहाँ लगे? कंप्रेस किए स्प्रिंग को, उसके बाद रिलीज कर दिया। तो कंप्रेस जब करके हम इस ब्लॉक का हम अगर ले रहे हैं, या फिर इसी ब्लॉक का लें, ये हमारा अगर मीन पोजीशन है, और हम इसको क्या किए? इसको थोड़ा सा क्या कर दिए? हम इलोंगेट कर दिए, यहाँ ब्लॉक को ले आए। क्या कर दिया? यहाँ ब्लॉक को ले आया, है ना? स्प्रिंग थोड़ा सा इलोंगेट हो जाएगा, जितना से हम खींचे ब्लॉक को उतना से इलोंगेट हो जाएगा। मान लेते हैं कि ए से खींच दिए ब्लॉक को, है ना? अब इसको हम रिलीज कर दिया। जब हम इसको रिलीज किया तो स्प्रिंग किधर लगा रहा है? इधर, जबकि डिस्प्लेसमेंट हम किधर दिए हैं? इधर दिए ब्लॉक को, है ना? मीन पोजीशन से इधर, ये इधर, और उसके बाद फिर ड्रैग फोर्स किधर लग रहा है? इस डायरेक्शन में। किधर लग रहा है? ड्रैग फोर्स जो लगेगा इस डायरेक्शन में। यानी कि यहां हम
एक ड्रैग फोर्स लगाएंगे, है ना। किसके डायरेक्शन में लग रहा है? जिस डायरेक्शन में हमारा फोर्स है उसी डायरेक्शन में ये ड्रैग फोर्स लगेगा। ये ऑलवेज क्या करेगा? एनर्जी को डिसिपेट करेगा। तो जिधर वेलोसिटी है उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में लगा देंगे। तो ये हमारा इक्वेशन होगा। दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास टाइम्स एक्सीलरेशन एज पर न्यूटन्स सेकेंड लॉ। यहां भी देख लीजिए, हम अगर इसको कंप्रेस करके छोड़ दिए, मान लेते हैं यहाँ, है ना, कंप्रेस करके हम इसको छोड़ दिए, मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस हमारा ए है, कंप्रेस करके छोड़ दिया तो ये नीचे जाएगा। स्प्रिंग फोर्स किधर लगाएगा? नीचे। ड्रैग फोर्स किधर लगेगा? ऊपर। बात समझ में आ रही है? लेकिन चूंकि स्प्रिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेगेटिव साइन के साथ इसको लेते हैं। ड्रैग फोर्स तो नेगेटिव साइन के साथ लेंगे चूंकि अपोजिट लग रहा है मोशन के। क्लियर है? अगर इसमें नहीं समझ में आ रहा है तो एक तरीके से और हम आपको समझा देते हैं। इसमें आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो रहा है, ये इक्वेशन लिखने में ठहर जाइए आप। इसको ऐसे समझिए आप, ये देखो, मान करके चलिए कि यह जो हमारा ब्लॉक है ना, ये जो हमारा ब्लॉक है, मीन पोजीशन इसका ये था, हम इसको पुश किए, सर्टेन मैग्नीट्यूड से हम इसको पुश किए, फोर्स इंपल्स ले लो आप। ये इधर v वेलोसिटी से जा रहा है, किधर? ये इधर जा रहा है। इलोंगेशन हुआ होगा सर्टेन, अभी इसमें मान लेते हैं कि इलोंगेशन क्या है, इसमें x है। ड्रैग फोर्स किधर लग रहा होगा? इधर। स्प्रिंग फोर्स किधर लग रहा होगा? इधर। इसलिए दोनों को हम नेगेटिव ले लिए। ऐसे समझिए आप। अगर उधर साइन में कंफ्यूजन हो रहा था तो इस तरह से समझिए कि हम इसको एक पुश दिए हैं इधर, ठीक है, और किसी टाइम पर इसका इलोंगेशन स्प्रिंग का क्या है? x है। तो स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा? इधर। ड्रैग फोर्स भी किधर लगेगा? इधर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट किधर है? उधर। तो दोनों के अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेगेटिव साइन सीधे सीधे हम ले लिया। या फिर आपको इसमें कंफ्यूजन है तो इसको प्लस साइन ही ले लीजिए, आप ऐसे कर दीजिए। यहाँ एक्सीलरेशन चूंकि उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में तो उधर नेगेटिव साइन ले लिए। दोनों तरफ से किसी तरफ तो लेना पड़ेगा। अब ये नेगेटिव साइन क्यों लिए? तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। बात समझ में आ रही है? तो ये हमारा इक्वेशन आया। अब इसको जरा सा दोनों को एक तरफ कर दीजिए, सारा टर्म के एक्स प्लस एफ डी आई इज इक्वल टू 0। अब देखिए, ऐसा एक्सपेरिमेंटली पाया गया है कि जो ये ड्रैग फोर्स है, दिस इज गिवन बाय एक कांस्टेंट बी, बुक में यही लिया हुआ है, हर जगह आप देखिएगा तो आई इंटू वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वेलोसिटी के ये ड्रैग फोर्स क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इक्वल करेंगे तो एक कांस्टेंट के साथ आएगा बी भी। तो यहाँ क्या लिख देंगे? एफ डी के जगह पर एम ए प्लस के एक्स प्लस बी आई इंटू बी। अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ फ्रिक्शन नहीं लिए, अगर एक फोर्स फ्रिक्शन भी होता तो यहां पर हम फिर एफ के भी लगा देते हैं बराबर 0। समझ में आ रही है? चूंकि हम जो कैलकुलेट किए इससे ठीक पहले जो भी इक्वेशंस डिराइव किए और डिस्कशन किए सिंपल हार्मोनिक मोशन का, उसमें हम आइडियल केस लिए थे कि सरफेस कैसा है? स्मूथ है, ठीक है। एयर ड्रैग क्या है? 0 है। अब हम डैम्प्ड ऑस्किलेशन में क्या हुआ कि हम रियल सिचुएशन ले रहे हैं, आइडियल सिचुएशन नहीं, रियल। रियल में क्या एयर नहीं होगा? होगा ही होगा। फ्रिक्शन क्या स्मूथ हो सकता है? सरफेस नहीं हो सकता। कंप्लीटली फ्रिक्शनल फोर्स 0 हो ऐसा एग्जिस्ट नहीं कर सकता सिस्टम। तो यहाँ फ्रिक्शन भी होगा। तो ये सब ले लेते, लेकिन फ्रिक्शन लेकर के आपको यहाँ पढ़ना नहीं है, डिस्कशन नहीं करना है। तो आप एफ के को नेग्लेक्ट करके चलिए, आप एयर ड्रैग लेके चलिए। सवाल भी आपको जो आएगा एयर ड्रैग पर ही आएगा, एफ के वाला नहीं आएगा। क्योंकि अगर एफ के भी लेंगे ना तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा आएगा और कॉम्प्लिकेटेड होगा। हम एफ के अभी लेके चल रहे हैं। तो एम आई इंटू ए के जगह पर क्या लिख सकते हैं? डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, ए को लिख दिया, प्लस बी डी एक्स बाई डी टी प्लस के इंटू एक्स, अब प्लस इसको लिख सकते हैं ना म्यू इंटू एम जी, अब बराबर 0। ये हमारा गवर्निंग डिफरेंशियल इक्वेशन है फॉर द SHM विथ डैम्पिंग।
अब इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे कि नहीं कहेंगे वो भी कहना थोड़ा सा मुश्किल है। इसको डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन कह सकते हैं। इसको क्या कहेंगे हम लोग? डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्लियर है? अब देखो बेटा, इसका सॉल्यूशन जो है ये सेकेंड ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। सेकेंड ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन आप लोगों को स्टडी नहीं करना है। अगर हम ये फ्रिक्शनल फोर्स को भी हटा दें, मान के चलें कि इट इज स्मूथ बट देयर इज ओनली एयर ड्रैग, तो ये इक्वेशन हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अच्छा यहां पर ले ही लीजिए आप। ठीक है, व्हेन एफ के बराबर 0, तब यही इक्वेशन क्या हो जाएगा बच्चों? d2x बाई dt स्क्वायर प्लस b dx बाई dt प्लस kx इज इक्वल टू 0। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जब हम लोग सोल्व करते हैं, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जब हम लोग सोल्व करते हैं तो ये आता है हमारा x इज इक्वल टू, इसका सॉल्यूशन लिख रहे हैं, सॉल्यूशन इसका। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन में आप लोग मत पढ़िए बेटा, क्योंकि इसको जो सोल्व किया जाता है हम तो सोल्व कर देंगे, इसको सोल्व किया जाता है, इसको आप क्या लीजिए, कैपिटल D लेकर के और उसका रूट्स निकालिए और उसके बाद फिर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालिए, है ना, फिर उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालिए, उसके बाद सोल्व किया जाता है, जो कि आप हायर एडवांस मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे। तो इसका सॉल्यूशन आपको पढ़ना भी नहीं है, डायरेक्ट आप यहाँ के बाद सीधे ये लिख सकते हैं अगर ऐसा डेरिवेशन आता है तो x इज इक्वल टू क्या आता है? a इंटू ई टू द पावर bt बाई m आई इंटू साइन ओमेगा टी, है ना, ओमेगा टी अब प्लस थीटा ले लो आप, कोई फेज कांस्टेंट ले लो, है ना, क्या आता है? ये आ जाता है। ठीक है, जिसमें अब कैपिटल ए क्या है? तो कैपिटल ए है इनिशियल जो एम्पलीट्यूड है एसएचएम का। ठीक है, टाइम तो टाइम हो ही गया, बी ड्रैग कांस्टेंट, यहाँ ये बी है, और साइन ओमेगा क्या है? यहाँ ओमेगा नहीं लिख करके बेटा इसको आप ओमेगा डैश लिख दो, क्योंकि ये जो ओमेगा है ये स्क्वायर रूट के अंदर के वाई एम के बराबर नहीं होता है। ये ओमेगा डैश जो होता है हमारा वो हो जाता है स्क्वायर रूट के अंदर के बटा एम का स्क्वायर माइनस बी बाई 2m का स्क्वायर, ये हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? बी टी बाई एम, हाँ ठीक है, साइन ओमेगा डैश टी, ये बी टी बाई एम होता है या 2m, थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो गए हैं, ये संभवतः बी टी बटा 2m ही होता है। हाँ, बी टी बटा 2m साइन ओमेगा डैश टी प्लस थीटा। ठीक है, इसको जरा सा आप लोग समझिए क्या कैसे है, कहीं कोई कंफ्यूजन है तो हमसे पूछिए। ठीक है बच्चों, अब देखिए इस इक्वेशन को अब एनालाइज करते हैं। ये जो हमारा निकला ये इक्वेशन, इसको एनालाइज करते हैं। इसमें ये पूरा टर्म जो है ये हमारा एम्पलीट्यूड का रोल प्ले कर रहा है, पूरा टर्म, और साइन ओमेगा डैश टी प्लस थीटा तो जो पहले था आइडियल केस में वही है, बस ओमेगा डैश जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो बदल गया है, के बटा एम, ये हमारा नेचुरल फ्रीक्वेंसी। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो ये हमारा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा जहां क्या है ये है। ठीक है, तो ऐसा भी लिख सकते हैं। अब देखिए ऑब्वियस सी बात है, अगर हम इसके एम्पलीट्यूड पर विचार करें तो एम्पलीट्यूड जो इसका है टाइम का फंक्शन है, देख रहे हैं, इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस बी टी बाई 2m, है ना। जैसे जैसे अगर इसका हम ग्राफ खींचे एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम का बेटा, है ना, एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम का, तो एट t बराबर 0 पर एम्पलीट्यूड क्या है? a है ना, और टाइम के साथ
ये जो एम्पलीट्यूड है ये घट रहा है, कैसे घट रहा है? एक्सपोनेंशियली, मतलब y इज इक्वल टू 1 बाई ई टू द पावर या फिर a बाई ई टू द पावर x का ग्राफ। e टू द पावर माइनस x का ग्राफ कैसा होगा बताओ आप? ऐसा हो जाएगा, टाइम के साथ घटते 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 एट t जब इन्फिनिटी पे जाएगा तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका ग्राफ y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस x का ग्राफ है ना। इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस x का ग्राफ है, ठीक है। तो dy बाई dx यानी कि स्लोप इस ग्राफ का क्या होगा? माइनस ई टू द पावर माइनस x। अब x के किसी भी वैल्यू के लिए dy बाई dx हमारा क्या है? नेगेटिव है, तो कोई भी वैल्यू लो आप, ये खींचो, स्लोप क्या आएगा इसका? नेगेटिव आएगा। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप देख लो तो ग्राफ का शेप निकल जाएगा। d2y बाई dx स्क्वायर देख लिया तो ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस एक्स, क्योंकि माइनस साइन एक बार फिर आएगा। तो ई टू द पावर माइनस एक्स, एक्स का वैल्यू आप कुछ भी डालो, स्लोप जो है इसका d2y बाई dx स्क्वायर ऑलवेज क्या होगा? ग्रेटर देन 0। ये हम कैलकुलस पढ़ाए थे तो उसमें पढ़ाए हैं। d2y बाई dx स्क्वायर क्या है इसका? ऑलवेज ग्रेटर देन 0। जब ये ग्रेटर देन 0 है यानी कि स्लोप x बढ़ने के साथ, यहां स्लोप यानी कि एम्पलीट्यूड टाइम बढ़ने के साथ क्या है? एम्पलीट्यूड का जो स्लोप है, सॉरी इस ग्राफ का जो स्लोप है एट एनी टाइम विथ इंक्रीजिंग टाइम, वो क्या है? स्लोप क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो देखो ना, यहां स्लोप लोगे तो ये होगा, फिर यहां लोगे तो ये होगा, फिर यहां लोगे तो स्लोप बढ़ रहा है, तो करेक्ट हो गया। अब देख रहे हैं हम लोग कि एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है? यहाँ टाइम के साथ घट रहा है। अगर हम इसमें इस फंक्शन को भी जोड़ दें तो हमारा ग्राफ कैसा आएगा? सॉरी, इस तरह से आ जाएगा। हालांकि ये साइन ओमेगा डैश टी प्लस थीटा तो पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा, तो ये ग्राफ नहीं होगा बेटा, नीचे भी आएगा ये, ठीक है, ये नीचे भी आएगा, इस तरह का ग्राफ हो जाएगा। देखो ये हो गया, ये हो गया है ना। हम पहले अपना इसको खींच लेते हैं और ये धीरे 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 घटते जाएगा, और ये हमारा नीचे से, और ये हमारा थोड़ा सा, ये हमारा ऊपर से जाएगा। बात समझ रहे? ये हमारा एम्पलीट्यूड का ये वाला जो ऊपर वाला ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है? इसका एम्पलीट्यूड का ग्राफ है, ठीक है। और ये साइन ओमेगा डैश टी प्लस थीटा, ये वाला हमारा उसका ग्राफ हो गया। ये ऊपर नहीं जाएगा, इस सब में अब सवाल मत उठाने लगेगा, सर ऊपर लेके चल गए हो ऐसे हो गया वैसे हो गया। ये इस तरह का ग्राफ देगा हमारा। ये किसका ग्राफ है? तो एक्स वर्सेस टाइम का ग्राफ है। क्लियर है? तो ये तो हमारा हो गया डैम्प्ड ऑसिलेशन। इसमें आपको देखिए, इसको सिर्फ याद रखिएगा, ए ई टू द पावर माइनस बी टी बाई 2 साइन ओमेगा डैश टी प्लस थीटा ओमेगा डैश ओमेगा स्क्वायर माइनस बी बटा 2m का होल स्क्वायर, ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर इसमें यही ध्यान रखना है कि जो एम्पलीट्यूड है टाइम का फंक्शन है। फिर अगर इसमें हमको ये भी पूछ दिया कि भाई एनर्जी बताइए, इसका टोटल मैकेनिकल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा, तो इसके लिए भी क्या करेंगे हम लोग? टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होता था? हाफ के इंटू ए स्क्वायर होता था ना। तो ये क्या हो जाएगा? हाफ के इंटू ए। तो ए के जगह पर, सॉरी, ए के जगह पर क्या लिख देंगे? ये लिख देंगे ना। तो ये लिखेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर ई टू द पावर माइनस 2 बी टी बटा 2m। तो ये 2m सॉरी 2 खत्म हो जाएगा, तो ये बी टी बटा m हो जाएगा। अब आप देख लो, हाफ के ए स्क्वायर टी बराबर 0, टोटल एनर्जी क्या होगा? हाफ के ए स्क्वायर। फिर एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी भी इसका क्या होगा? इसका यहाँ अगर हम ग्राफ खींच दें बेटा, ये T और यहाँ टोटल मैकेनिकल एनर्जी, तो हाफ के ए स्क्वायर मैक्सिमम इनिशियली इतना एनर्जी होगा, इसका होगा ना बेटा। और उसके बाद फिर एक्सपोनेंशियली घटेगा, क्या घटेगा ना, ई टू द पावर माइनस बी टी बटा एम। टाइम का वैल्यू बढ़ाओ, चूंकि यहाँ नेगेटिव है तो ये घटता जाएगा, अगर पॉजिटिव होता तो बढ़ता जाता। तो ये क्या होगा? ऐसा हो जाएगा, वही ग्राफ जो एम्पलीट्यूड का ग्राफ है। क्लियर है? बस यहाँ जो एनर्जी एम्पलीट्यूड है इसका, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एम्पलीट्यूड, वो ये हो जाएगा। अब अगर आप कहिएगा कि सर इसका
इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बताइए आप, इसका इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आप बताइए। तो बेटा यहाँ ए के जगह पर एक्स डाल दो, इसको स्क्वायर कर दो, हो जाएगा ए ई माइनस बी टी बटा एम आई इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा डैश टी प्लस थीटा। अब उसका फिर ग्राफ खींच दो, उसमें फिर यही हो जाएगा बेटा कि ये जो नीचे हम खींचे हैं नेगेटिव वैल्यू के लिए, ये फिर पॉजिटिव वैल्यू के लिए ऊपर ही चला जाएगा, सिर्फ ऊपर ही जाएगा, ऐसे ऐसे इस तरह का ग्राफ हो जाएगा। देखो ये हमारा यहाँ से चला, ये ऊपर ऊपर ही ऊपर हो जाएगा, ऐसे ऐसे। क्लियर है मामला? किसका इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का, इंस्टेंटेनियस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का। अब हमको लगता है कि सब बुक में आप लोगों का नहीं होगा, तो आप लोग अब कंफ्यूज कर रहे होंगे कि सर इस सब का ग्राफ आप एक जगह खींच दे रहे हैं। तो हम इस सब को अब मिटाते हैं बेटा जी, इस सब को अब हम मिटाते हैं, आपका दिमाग थोड़ा सा साफ सुथरा करते हैं। आपको बस कितना सा ध्यान देना है, ये इक्वेशंस पर ध्यान देना है। ये वाला जो इक्वेशन है इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड ऑस्किलेशन, ये हो गया। इसको जब सोल्व किया जाता है, जो कि आपको नहीं करना है, आपको पता ही नहीं है सोल्व करना कैसे, आपको नहीं पता है अभी, दिल पे मत लीजिएगा। तो x इज इक्वल टू ए ई टू द पावर मीन बी टी बाई टू एम साइन ओमेगा डैश टी। ओमेगा डैश क्या है यहाँ इसका, ये क्या है? इसका फ्रीक्वेंसी हो गया डैम्प्ड ऑसिलेशन का ये। फिर इसका जब हम एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम ग्राफ खींचे तो ये आया, इसको भी मिटा दो, ठीक है। एनर्जी वर्सेस टाइम ग्राफ खींचे, एनर्जी वर्सेस टाइम ग्राफ, टोटल मैकेनिकल एनर्जी वर्सेस टाइम ग्राफ, उसको मिटा दिए। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम ग्राफ, ये हमारा आ गया है ना। तो इस तरह से हम लोग इसको समझ सकते हैं। फिर इसके बाद और तो इस पर कुछ विशेष नहीं पढ़ना है, एक आध वो सवाल देख लीजिए। और तो इसमें वैसा अगर कहेगा कि काइनेटिक एनर्जी अब निकालिए, तो काइनेटिक एनर्जी वही तरीका तो वही ना रहेगा, हाफ एम और भी स्क्वायर। अब भी इससे निकालिए, अब क्या होगा देखिए, यहाँ u और v फंक्शन है, अगर आप इससे v निकालिएगा तो x डॉट, इसको आप एक को तो बाहर निकाल ही दीजिए, अंदर में क्या रहेगा बेटा? तो ये रहेगा हमारा e टू द पावर माइनस बी टी बटा टू एम, इसको अभी कांस्टेंट मान लीजिए आप, बी टी बाई टू एम को कांस्टेंट लीजिए, u भी वाला फॉर्म पे तोड़े तो साइन का डीसी क्या हो जाएगा? कॉस ओमेगा डैश टी प्लस थीटा इंटू ओमेगा डैश प्लस, इसको कांस्टेंट मानिए, तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस बी टी बाई टू एम इंटू बी बाई विथ नेगेटिव साइन आई इंटू साइन ओमेगा डैश टी, साइन ओमेगा डैश टी प्लस थीटा। तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा भी हो गया। अब इसको स्क्वायर करके इसमें डालिए तो कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन आएगा। ये सब आपके बुक में दिया भी नहीं होगा वैसे, तो ये सब पर उतना दिमाग नहीं लगाना है। लेकिन अगर बाय द वे एडवांस वगैरह में पूछ दे कि चलिए, अब कुछ नहीं पूछेगा, ये कॉम्प्लिकेटेड सा इक्वेशन देगा, कहेगा t बराबर 0 पर में इसका काइनेटिक एनर्जी क्या है, तो घंटा कुछ समझ में नहीं आएगा फिर। तो दिमाग में रखना है कि अगर हम x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हम अगर याद रखते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन का, तो हम इसकी मदद से इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एट एनी टाइम, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट एनी टाइम, काइनेटिक एनर्जी एट एनी टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। इस पे विशेष और दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है। अब इसके आगे एक और टॉपिक आता है फोर्स्ड ऑसिलेशन, उसको भी समझ लेंगे 2 मिनट में। बस इस पर एक आध सवाल ले लेते हैं पहले, ठीक है। अगर इसमें कहीं डाउट है तो आप पूछिए, कमेंट बॉक्स में हम बताएंगे आपको, ठीक है। अब इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है ना। आपका एनसीईआरटी का ही हम क्वेश्चन ले रहे हैं बेटा, फिर उसके बाद बाकी आज डिस्कस तो करेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन, टेंशन वाला कोनो बात नहीं है। कहता है 14.10, ये एनसीईआरटी का है।
एग्जाम्पल, ठीक है। कहता है फॉर द डैम्ड ऑसिलेटर शोन इन फिगर। भैया ये डैम्ड ऑसिलेटर कहाँ है जी, कहाँ है फिगर? फॉर द डैम्ड ऑसिलेटर शोन इन फिगर 14 द मास एम ऑफ द ब्लॉक इज 200 ग्राम। मास दिया है 200 ग्राम यानी कि 0.2 kg, ठीक। के स्प्रिंग कांस्टेंट है 90 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। एंड द डैम्पिंग कांस्टेंट बी, डैम्पिंग कांस्टेंट का वैल्यू है 40 ग्राम पर सेकेंड, तो 0.04 kg पर सेकेंड हो जाएगा। ऐसा यूनिट में सब हम ले रहे हैं। तो कहता है कैलकुलेट ए द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो ए में हमारा कह रहा है कि आप टाइम पीरियड कैलकुलेट कर दीजिए, ठीक है। बी में टाइम टेकन फॉर इट्स एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन टू ड्रॉप टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। बी में कहता है कितना टाइम के बाद ए इज इक्वल टू ए डैश बराबर ए बाई टू, हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड हो जाता है, ड्रॉप टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। सी में कहता है टाइम टेकन फॉर द मैकेनिकल एनर्जी टू ड्रॉप टू हाफ इट्स इनिशियल वैल्यू। इसमें कहता है कि टाइम कितना लगेगा फॉर मैकेनिकल एनर्जी ई डैश टू ड्रॉप टू हाफ इट्स इनिशियल वैल्यू, इनिशियल जो वैल्यू है उसका हाफ, ठीक है। क्वेश्चन को जरा सा पहले आप समझ लीजिए या फिर आप अपने बुक में पढ़िए तब तक 2 सेकंड, ठीक है, ठीक है बेटा। तो पहला हमारा कहता है कि हमको टाइम पीरियड बताइए, ठीक है, टाइम पीरियड बताइए ये, ठीक है भाई, एक एक करके ले लेते हैं। तो टाइम पीरियड के लिए हमको एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा डैश क्या लाए थे सोल्व करके हम, मैंने हम सोल्व किए थे, आप तो नहीं सोल्व किए। क्या था भाई? ओमेगा स्क्वायर माइनस बी बाई 2m का स्क्वायर, यही था ना। इसको कैलकुलेट कर लेते। ओमेगा स्क्वायर क्या होगा? के वाई एम ले लो आप, के वाई एम माइनस बी बाई 2m का स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा? के का वैल्यू क्या? 90 डिवाइडेड बाई एम का वैल्यू क्या? 0.2 माइनस बी का वैल्यू क्या? 0.04 बटा 2 इंटू 0.2 है ना, m बराबर 0.2 बी बटा 2 इंटू एम, ठीक। आई इसका क्या? स्क्वायर रूट। दिस इज इक्वल टू 900 बटा 2, ये 450 हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा बच्चों 2 दूना 4 0.04 बटा 4 और गुने ऊपर 10, यही होगा ना। तो ये हमारा आ जाएगा 450 माइनस 0.4, तो 0 पॉइंट देख रहे हैं 0.4/4, तो 0.1, इसमें से क्या घटेगा? 0.1, तो ये तो लगभग स्क्वायर रूट के अंदर 450 हो जाएगा। तो ये 9 × 5 = 45, 450 ही रह जाएगा ना। तो अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए अब, 450 का स्क्वायर रूट क्या होगा? क्या हो जाएगा? ये 9 × 5 45 × 5 × 2, 9 × 5 45 दहें की 450, तो ये क्या आ जाएगा बेटा? 3 × 15 स्क्वायर रूट के अंदर 2, ये तो रेडियन पर सेकेंड। हमको चूंकि टाइम पीरियड निकालना था, तो t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट के अंदर, सॉरी जब निकाल ही दिए तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जैसे 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू ओमेगा हो गया, तो t बराबर 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा, तो 2 पाई बटा 15 स्क्वायर रूट 2, ये हमारा इतना सेकेंड हमारा क्या निकल गया? ये टाइम पीरियड निकल गया इसका। क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए। फिर पार्ट बी में हमारा है, पार्ट बी में कहता है
कि कितना टाइम के बाद एम्पलीट्यूड इनिशियल एम्पलीट्यूड का हाफ हो जाएगा। तो एम्पलीट्यूड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हम कैलकुलेट किए हैं। ये हमारा इनिशियल एम्पलीट्यूड को ए नोट ले लो आप, ए एट एनी टाइम टी है, इनिशियल एम्पलीट्यूड को ए नोट ले लो, इंटू ई टू द पावर माइनस बी टी बटा 2m। यही था ना इक्वेशन, एम्पलीट्यूड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अब इसी में पूछ रहा है ये जो एम्पलीट्यूड है ये इसका आधा हो जाएगा, तो डाल देते हैं, मान लेते हैं टी टाइम पर हो गया, तो ये ए नोट बाई 2 इज इक्वल टू ए नोट ई टू द पावर, ये ए नोट खत्म, दोनों तरफ अब लॉग ले लो, तो इधर हो जाएगा माइनस ln2। इसमें अगर इस सब में अगर कोई कंफ्यूजन है मैथमेटिक्स में बेटा तो आप कमेंट में बोलिएगा, हम स्पेशली समझाएंगे ये सब। तो इधर माइनस ln2 है, इधर हो जाएगा माइनस बी टी बाई एम, तो यहां से टी नहीं निकल गया, m बाई बी ln2। m का वैल्यू पता, b का वैल्यू पता, m का वैल्यू क्या है 0.2 बटा b का वैल्यू क्या है 0.04 और इंटू ln2। ठीक है, तो ये हो गया 2 बटा 0.4, तो 2 बटा मतलब 20 बटा 4, तो 5 ln2 हो जाएगा। टाइम का वैल्यू क्या आ जाएगा 0.2, तो एक एक पॉइंट घटा देंगे, यहाँ 0.4, 2 बटा 0.4, 4 बटा 10 दूना 20 बटा 4, 4 5 20, 5 ln2। ठीक है, तो इतना सेकंड के बाद एम्पलीट्यूड हमारा क्या हो जाएगा, इनिशियल एम्पलीट्यूड का आधा हो जाएगा। इसी पैटर्न पे आप कितना टाइम के बाद मैकेनिकल एनर्जी, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी का आधा हो जाएगा। तो उसके लिए अभी एगो इक्वेशन हम डिराइव किए थे, मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी हाफ के स्क्वायर, तो ई बराबर हमारा क्या होता है हाफ के इंटू ए स्क्वायर, तो हो जाएगा ए नोट स्क्वायर, ए नोट स्क्वायर और e टू द पावर माइनस बी टी बटा एम, ये हो जाएगा ना, स्क्वायर करेंगे तो 2 2 कटेगा। ये हमारा जो है हाफ के ए नोट स्क्वायर इनिशियल टोटल मैकेनिकल एनर्जी है। तो इसको ऐसे नहीं लिख करके हम यहाँ ई नोट डाल दो सुविधा के लिए। अब ई मान लेते हैं कि टी टाइम पर ये ई नोट बाई 2 हो जाता है, तो यहाँ लिखेंगे अब ई नोट बाई 2 इज इक्वल टू ई नोट ई टू द पावर माइनस बी टी बटा एम, दोनों तरफ लॉग ले लो, तो ये ln2 विथ नेगेटिव साइन माइनस बी टी बटा एम, तो t यहां से क्या आ गया m ln2 बटा b, तो m हमारा 0.2 बटा b हमारा 0.04, ठीक, इंटू ln2, तो वही आ गया 5 ln2 ही अभी तो आया। हाँ जी, तो उसमें 2 नहीं लिया क्या हम, देखो इसमें गड़बड़ कर दिया हूँ, 5 ln2 ये आएगा बेटा, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है इसमें, देख लो जरा, bt बाई 2m है ना, bt बाई 2m है ये, तो t बराबर 2m बाई b, तो 2m बाई b, तो ये 10 ln2 हो जाएगा, सॉरी, ठीक है, ये 10 ln2 हो जाएगा। क्लियर है? तो आपको अगर बोर्ड में आएगा इससे सवाल तो इसी टाइप का आएगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएगा बेटा। ये सब इक्वेशन सिर्फ एम्पलीट्यूड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम और इक्वेशन ऑफ SHM फॉर फोर्स्ड ऑसिलेशन, और सॉरी डैम्प्ड ऑसिलेशन के लिए आपको इक्वेशन को याद रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर गड़बड़ होता है। ठीक है, आइए बच्चों कुछ प्रॉब्लम्स ले लेते हैं, है ना। आपका NCERT का 14.13 अनसॉल्व्ड है, NCERT है ना, अनसॉल्व्ड, ठीक है। इसमें कहता है फिगर 14.26a shows a spring of force constant K clamped rigidly at one end and a mass M attached to its free end, ठीक है, ऐसा कुछ है डायग्राम, देखिए ठीक है, ये ऐसा कुछ है ना, ये स्प्रिंग कांस्टेंट K है, ए फोर्स F अप्लाइड एट द फ्री एंड, यहाँ पर एक फोर्स F अप्लाई किया गया, ठीक, कोई बात नहीं, एट द फ्री एंड स्ट्रेचेस द स्प्रिंग
Figure 14.26b shows the same spring with both ends free and attached to a mass m at either end. Each end of the spring in figure is stretched by same force F. एक दूसरा डायग्राम, ये हमारा फिगर ए हो गया बेटा, और एक ब्लॉक, ठीक है, ये ब्लॉक है, दोनों का सेम मास है, इसको एक स्प्रिंग से क्या कर दिया गया, अटैच कर दिया गया के, इसमें एक फोर्स इधर और एक फोर्स इधर लगाया जा रहा है, ठीक है, ठीक। ये चैन स्प्रिंग, अब क्वेश्चन कहता है दोनों सिचुएशन दिया हुआ है, आइडियल सिचुएशन है, डैम्पिंग नहीं है, कहता है व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग इन द टू केसेस। सबसे पहले फर्स्ट केस में मैक्सिमम एक्सटेंशन लगाते हैं। देखो सिचुएशन क्या है, ये फोर्स, इसको इनिशियली ये नेचुरल लेंथ है स्प्रिंग का, है ना। अब क्या हुआ है, हम इसको खींचना शुरू किया, स्प्रिंग इलोंगेट होगा, धीरे 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 स्प्रिंग का इलोंगेशन जैसे जैसे बढ़ेगा, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, मैग्नीट्यूड kx के बराबर, where x is the elongation and k is the spring constant of the spring। तो x जैसे जैसे बढ़ेगा ये f भी बढ़ेगा, एक समय ऐसा आएगा, ये f से ले लो स्प्रिंग फोर्स, एक समय ऐसा आएगा कि एक्सटर्नल फोर्स f और ये स्प्रिंग फोर्स fs दोनों क्या हो जाए इक्वल, तो उस वक्त क्या होगा, मैक्सिमम इलोंगेशन होगा स्प्रिंग का। समझ में आ रही बात। तो सिचुएशन ए में अगर हमको कहे कि मैक्सिमम इलोंगेशन क्या है, तो मान लेते हैं कि xm है, तो स्प्रिंग फोर्स उस वक्त क्या होगा, kx है इंटू सफिक्स दे दिए जो मैक्सिमम इलोंगेशन इंडिकेट करेगा, ये बराबर क्या हो जाना चाहिए f, तभी तो ये मूवमेंट रुकेगा, यानी कि मैक्सिमम इलोंगेशन केस 1 में क्या हो जाएगा f बाई के। कोई दिक्कत, केस ए का मैक्सिमम इलोंगेशन ये हो जाएगा, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं 4a, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, है ना, मान लेते हैं इसमें इस ब्लॉक पर आप विचार कीजिए, किसी एक ब्लॉक पर विचार कीजिए, तभी तो पता चलेगा ना। मान लेते हैं कि इसमें मैक्सिमम इलोंगेशन क्या हो गया, ये हमारा डायग्राम भी है, xm डैश ले लो आप, इसको xm डैश ले लो, तो इसमें भी वही सिचुएशन होगा ना। अगर इस ब्लॉक के ऊपर हम विचार करें तो ये f इधर स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम फोर्स दिखा रहे हैं, ऐसा मत समझिएगा कि सर वर्टिकल डायरेक्शन में, मतलब क्या, हमको वर्टिकल डायरेक्शन में दिखाने। तो जब f बराबर fs हो जाएगा तो ये मूवमेंट इस ब्लॉक का बंद हो जाएगा, है ना। तो यहां भी वही लिखेंगे, f इज इक्वल टू k इंटू एक्स डैश एम, यहाँ भी x डैश एम क्या आ गया, f बटा k, यानी कि दोनों ही केसेस में मैक्सिमम इलोंगेशन जो स्प्रिंग का हो रहा है वो क्या हो रहा है, f बाई के। तो पहला पार्ट तो इसका हो गया हल, क्या कहता है, व्हाट इज मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग इन द टू केसेस, ठीक है। अब ये हमारा पार्ट ए था। पार्ट बी में क्या कह रहा है, पार्ट बी में कहता है इफ द मास इन फिगर ए एंड द टू masses in figure B are released, what is the period of oscillation in each case। अब कहता है कि जब मैक्सिमम इलोंगेशन अगर हो गया तब हम इस फोर्स को हटा लिए, तो रिलीज कर दिए, तो ये ब्लॉक मान लेते हैं कि यहां पर आके मैक्सिमम इलोंगेशन है, यहां से रिलीज करेंगे तो ब्लॉक किधर जाएगा, इधर जाएगा ना, बात समझ में आ रही है। तो अब इसमें आप फोर्स मेथड लगा लो या एनर्जी मेथड लगा लो। सबसे पहले केस ए डायग्राम का हम निकालते हैं टाइम पीरियड, ठीक है। सबसे पहले हम फोर्स मेथड आपको लगाते हैं, उसको रिलीज कर दिए, मान लेते हैं कि किसी टाइम टी पर इस स्प्रिंग का इलोंगेशन क्या है, x है, तो उस वक्त हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं ना, एफ स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू एम ए, स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, माइनस के एक्स बराबर एम ए, ठीक है ना। ये x किसी टाइम t पर इलोंगेशन हम ले लिए, ये हो जाएगा, तो a बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के बटा एम इंटू एक्स। यही टर्म हमारा क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर बराबर, यानी के बटा एम, तो ओमेगा हमारा कितना आ गया, स्क्वायर रूट के अंदर के बटा एम, तो टी और फिर ऐसे आप एक स्टेप और 2 पाई बाई टी बराबर क्या हो गया, के बटा एम हुआ ना।
तो यहाँ से t हमारा क्या आ गया 2 पाई स्क्वायर रूट के अंदर m बाई के। ये हुआ हमारा फोर्स मेथड। और आप कहिएगा कैसे कैसे आप किए सर? बेटा जब इसको रिलीज कर दिए तो हम सोचिए, ये मान लेते हैं कि यहाँ से ही x इधर आया है। कहने का मतलब x नहीं आया है, कुछ डिस्टेंस आया है, और उस वक्त हम स्प्रिंग का इलोंगेशन क्या ले लिए हैं, x है। इनिशियल इलोंगेशन क्या है दोनों का, एफ वाई के है। लेकिन जिस समय ये यहां से मीन पोजीशन मान लेते हैं कि यहां है, जिस समय ये यहां से x डिस्टेंस पर है, उस समय का सिचुएशन हम ले लिए, तो माइनस के एक्स बराबर में होगा ना। उसके बाद हम ड्राइव कर दिया। इसका एक और मेथड हो सकता है, एनर्जी मेथड। देखिए वो कैसे होगा, ये भी हम आपको समझाए हैं ड्यूरिंग डिस्कशन ऑफ थियोरेटिकल पोर्शन। अब इसमें क्या करेंगे, टोटल मैकेनिकल एनर्जी लेंगे। तो E बराबर क्या हो जाएगा, उसी टाइम पर मान लेते हैं स्पीड इसका उस समय भी है और इलोंगेशन स्प्रिंग में x है, तो क्या करेंगे, हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दो, किसके रिस्पेक्ट में करना है, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ये तो जीरो। आप कहिएगा सर E को कैसे जीरो किए? तो याद कीजिए सेकंड लास्ट क्लास, मतलब इस अभी से 2 क्लास पहले हम क्या बताए थे कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM इन आइडियल केस रिमेन्स कंजर्व। आइडियल केस हम इसलिए बोले कि अगर डैम्पिंग होगा तो कंजर्व नहीं रहेगा। आप तो डैम्पिंग भी डैम्प्ड ऑसिलेशन पढ़ा दिए ना, तो डैम्पिंग रहेगा तब तो कंजर्व नहीं रहेगा। यहाँ पर फ्रिक्शन वगैरह कुछ नहीं है तो यहाँ कंजर्व रहेगा। तो dy/dt क्या हो जाएगा, जीरो, चूंकि ये कांस्टेंट है। यहाँ ये हो जाएगा हाफ इंटू 2mva प्लस ये हो जाएगा हाफ के इंटू 2x इंटू भी। अब भी को इस तरफ कर दिए तो ये क्या हो जाएगा ma प्लस के एक्स बराबर 0, यानी कि a बराबर माइनस के बटा m इंटू एक्स। फिर तो वही आ गया ना, ये क्या है हमारा ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या, तो t बस 2 पाई स्क्वायर रूट के अंदर m बटा के। तो या तो आप एनर्जी मेथड लगाइए, यहाँ फोर्स मेथड लिख लो। अब आज के बाद कभी भी आपको कोई पार्टिकल को दे दे, उस पर सर्टेन फोर्स लग रहा है, पूछे कि भाई साबित कीजिए कि SHM है, तो आपको यही 2 में से कोई एक मेथड लगाना है जो सुविधा के अनुसार। जैसे यहाँ हमको यही वाला सही मतलब सुविधाजनक लगा था, इससे हम निकाल दिए, एनर्जी मेथड से भी दिखा दिए, ठीक है। तो आप लगा सकते हैं और प्रूफ कर सकते हैं। आपको सीधे दिमाग में ये रखना है कि हमको क्या लाना है, F इज इक्वल टू माइनस एक कांस्टेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है तो, अगर यहाँ ट्रांसलेशनल मोशन नहीं हो रहा है बेटा, तो यहाँ आपको साबित करना है टाउ इज इक्वल टू माइनस सी इंटू थीटा। ये 2 इक्वेशन आपको लाना है। या फिर इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि एक्सीलरेशन इज इक्वल टू सी इंटू एक्स, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू सी इंटू थीटा। ये ट्रांसलेशनल मोशन अगर कर रहा है पार्टिकल तो ये इक्वेशन लाना है, अगर रोटेशनल मोशन कर रहा है तो ये इक्वेशन लाना है, ठीक है। अब ये रिलेशन आप या तो एनर्जी मेथड से लाइए, हाँ, और ये तभी होगा वैलिड जब डैम्पिंग नहीं हो, ठीक है। डैम्पिंग नहीं हो कहने का मतलब आइडियल केस, देयर इज नो ड्रैग फोर्स, देयर इज नो फ्रिक्शन एनीवेयर, ठीक है, तब ये वाला होगा। अब दूसरा हम इसका देखते हैं, इसमें देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, ठीक है ना। अब बी में क्या कहता है भाई, वही, इसका भी आप टाइम पीरियड, इसको मिटा ही देते हैं, इसको मिटा देते हैं। बी में क्या कहता है कि इसका टाइम पीरियड निकालिए जब हम इसको रिलीज कर दिए। अब इसमें सिचुएशन थोड़ा सा पहले समझना पड़ेगा, तब जाके हम लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर में 2 ब्लॉक है। कल्पना करो कि हम यहाँ पुल किए दोनों तरफ से, इसको छोड़ दिया, ठीक है। ये ब्लॉक लेफ्ट साइड जाएगा, ये ब्लॉक राइट साइड जाएगा, ठीक है। अगर हम इसके ऊपर फोर्स वाला मेथड लगाते हैं तो कैसे लगाएंगे भाई, हाँ, इसका पीरियड, एक बात तो तय है कि जो इसका पीरियड होगा वही इसका पीरियड होगा, वही इस सिस्टम का टाइम पीरियड होगा SHM का। तो हम पार्ट ऑफ सिस्टम इसमें कंसीडर करेंगे।
अब हम मोशन ऑब्जर्व कहां से करेंगे? तो देखो जहां इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है, चूंकि फोर्स जब हट जाएगा, ये फोर्स जब हम हटा लिए, क्या कर लिए बेटा, हटा लिए, तो ये अब दोनों पास जाएगा, फिर दूर जाएगा, फिर पास आएगा, फिर दूर जाएगा, ऐसा सिंपल आर्गुमेंट। एक पॉइंट यहां कहीं होगा सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट, जो कि क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा। ये भी मूव करेगा, ये भी मूव करेगा, स्प्रिंग भी इलोंगेट और कंप्रेस करेगा। लेकिन चूंकि छोड़ने के बाद एक्सटर्नल फोर्स इस सिस्टम के ऊपर क्या है, जीरो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हालांकि वर्टिकल डायरेक्शन में भी जीरो है। तो इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा। अब उस सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव में हम किसी एक ब्लॉक के मोशन को ऑब्जर्व करेंगे और उसका टाइम पीरियड निकाल देंगे, वही इसका टाइम पीरियड हो जाएगा। क्लियर है? चलिए मान लेते हैं कि ये हमारा सेंटर ऑफ मास है, ठीक। अब देखिए, ये अगर सेंटर ऑफ मास है हमारा, ये सेक्शन पर यहां कहीं, तो इधर इस ब्लॉक का अगर हम मोशन ऑब्जर्व करेंगे तो ये वाला स्प्रिंग लेना पड़ेगा, हाफ पार्ट ऑफ स्प्रिंग कंसीडर करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो हाफ पार्ट ऑफ स्प्रिंग जब कंसीडर, ये सेंटर ऑफ, इसके रिलेटिव में मोशन ऑब्जर्व करें जो कि रेस्ट में है, तो कैसा फ्रेम भी कैसा हुआ, इनर्शियल फ्रेम हुआ। लेकिन ये स्प्रिंग जो है, इसका हमको स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं पता है। तो हम आपको जब वर्क पावर एनर्जी पढ़ा रहे थे, तो ये दो स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन हम मान सकते हैं, एक दो, इसको के डैश ले लो, इसको के डैश ले लो, और दोनों सीरीज में है यहां। तो सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या लगता था, कैपेसिटर में जो फॉर्मूला लगता है सीरीज के लिए, 1 बटा के डैश प्लस 1 बटा के डैश बराबर पूरे स्प्रिंग का, स्प्रिंग कांस्टेंट हो तो के दिया हुआ है, तो 2 बाई के डैश बराबर 1 बाई के, तो के डैश बराबर क्या हो गया, 2k हो गया। ऐसा भी देखो, ऐसा भी तुम समझ सकते थे कि जब इसको तोड़ देंगे तो यूनिट लेंथ से इंक्रीज करने के लिए जब स्प्रिंग स्मॉल है तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, इसलिए ये बढ़ गया। अब प्रॉब्लम आसान हो गया, इतना सा अगर आप दिमाग लगा लिए तो। अब फोर्स मेथड लगाइए। मान लेते हैं कि ये जो ब्लॉक है किसी टाइम टी पर x इलोंगेशन, स्प्रिंग में क्या इलोंगेशन है, कितना इलोंगेशन है, x है। तो हम क्या लिखेंगे, स्प्रिंग फोर्स क्या हो जाएगा, माइनस के डैश यानी कि 2k आई इंटू एक्स बराबर क्या, मास टाइम्स एक्सेलरेशन। ए बराबर क्या आ गया, माइनस 2k बटा m आई इंटू एक्स। यही हमारा ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर बराबर 2k बटा m, यानी कि ओमेगा हमारा क्या आ गया, तो 2k बटा m का स्क्वायर रूट, है ना। यहां से हमारा t क्या आ जाएगा, देख लो, 2 पाई स्क्वायर रूट के अंदर m बटा 2k, ये आ जाएगा। क्लियर? अब देखो, आपको होगा सर इसको अब एनर्जी मेथड से बनाइए, तो एनर्जी मेथड से बनाने के लिए भी वही उपाय लगाएंगे। देख लीजिए, ये हुआ हमारा, इस तरह के प्रॉब्लम में बेटा वो पॉइंट आप ढूंढिए जो कि रेस्ट में है, वह पॉइंट ढूंढिए जो कि रेस्ट में है, उसके रिलेटिव में मोशन को ऑब्जर्व करिए और टाइम पीरियड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो भी निकालना है, प्रूफ करना है कि SHM करेगा, तो सब इससे हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब इसको अगर एनर्जी मेथड आप कहिएगा तो एनर्जी मेथड से करिए तो सिंपल एकदम वही वाला हो गया ना, हाफ के एक्स है इलोंगेशन किसी टाइम टी पर, तो हाफ आई इंटू 2k हो जाएगा, आई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस हाफ m। ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर दो, ये 2 से 2 तो खत्म ही हो गया, तो 2x k आई इंटू v प्लस m भी a बराबर 0। सॉरी, ये E है टोटल मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो यहां से देखो v को भी उधर करके 0 कर दिया, तो ये क्या हो गया, ma प्लस 2k x बराबर 0, यानी a बराबर माइनस 2k बटा m इंटू एक्स। देखो ये वही आ गया, ओमेगा स्क्वायर बराबर 2k बटा m, ओमेगा बराबर 2k बटा m इसका स्क्वायर। तो टाइम पीरियड क्या हो गया यहां से भी, 2 पाई स्क्वायर रूट के अंदर m बटा 2k। आई होप कि प्रॉब्लम आपकी समझ में आया होगा। थोड़ा सा स्प्रिंग कांस्टेंट आपको वहाँ कंफ्यूज हुए होंगे, तो थोड़ा सा मेरा वर्क पावर एनर्जी का जो हम डिस्कशन किए हैं, टॉपिक पढ़ाए हैं, उसमें थोड़ा सा कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग
या इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट, उसमें हम आधा घंटा इस पर डिस्कस किए हैं, उसको जरा सा देख लीजिएगा, इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा हम और डिटेल यहाँ बता देते हैं। अगर सीरीज में है तो ये फॉर्मूला जो कैपेसिटर में यूज कर, अगर पैरेलल में है तो के इक्विवेलेंट बराबर K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस डॉट डॉट होता है। सीधा जो कैपेसिटर में लगता है वही इसमें लगता है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें ये को हमको लगा कि ठीक ठाक क्वेश्चन है आपका। बाकी एनसीईआरटी का आप लोग पूरा बनाइए, बाकी सब आप लोग बना लेंगे बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। देखिए बेटा, एक और एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, आप लोग हो सकता है इसमें भी कंफ्यूज किए होंगे, इस तरह का भी हमने करवाए हैं क्वेश्चन। 14.18 एक्सरसाइज है, देख लीजिए। ठीक है, कहता है सिलिंड्रिकल पीस ऑफ कॉक ऑफ डेंसिटी ऑफ बेस एरिया ए। डेंसिटी छूट गया है, डेंसिटी संभवतः इसका कॉक का रो है, ठीक ना। बेस एरिया ए एंड हाइट h floats in a liquid of density rho L. The cork is depressed slightly and there is so that the cork oscillates up and down simple harmonically with a period where rho is the density of cork. Ignore damping due to viscosity of liquid. देखिए कहता है सिलिंड्रिकल पीस ऑफ कॉक, इस तरह का संभवतः सब्जेक्टिव पेपर में भी आया है, और थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड लिक्विड दो तरह का उसमें दे दिया था, करवाए हैं हम सब। चलो मान लेते हैं कि यहां तक लिक्विड क्या है, भरा हुआ है, इसका डेंसिटी क्या है लिक्विड का, रो एल। ठीक है, सिलिंड्रिकल पीस ऑफ कॉक ऑफ डेंसिटी कॉक का क्या है, रो। ठीक है, और बेस एरिया ए, और एक कॉक का फोटो बना लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ये एरिया हो गया, इसका हाइट आप ले लो h है। ठीक है, ठीक है, इसका डेंसिटी क्या है, रो है। ठीक, h floats in a liquid or density. The cork is depressed slightly and then released so that the cork oscillates up and down in simple harmonic. ठीक, मान के चलिए कि डूबा हुआ नहीं है। ठीक है, a cylindrical piece of cork or density h floats, float कर रहा है मतलब डूबा हुआ नहीं। ठीक है, चलिए अब इसको फोर्स मेथड से ही बनाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि हम लोगों को वाटर का वो इलास्टिसिटी या पोटेंशियल एनर्जी वगैरह हम लोग नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, तो फोर्स मेथड ही लगाएंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि हाइट इसका क्या है, h है ना। मान लेते हैं कि इनिशियली जो इसका हाइट जो लिक्विड के अंदर है वो कितना है बेटा, आप इसको h0 ले लो। क्या ले लो, h0 ले लो, है ना। मान लेते हैं कि इस कॉक का मास क्या है, m है। ठीक, इसका हाइट h0 है। अब हम अभी ये क्या है, इक्विलिब्रियम में है सिस्टम, अभी क्या चीज में है, इक्विलिब्रियम में है। तो वेन इन इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन थोड़ा सा देख लेते हैं। वेन इन इक्विलिब्रियम तो जो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा होगा mg लग रहा होगा, और अपवर्ड फोर्स बायंट फोर्स लग रहा होगा। तो mg बराबर क्या होगा उस वक्त, बायंट फोर्स पढ़ाए हैं, डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के वेट के बराबर। चूंकि फ्लूइड यहाँ रेस्ट में है तो सीधा सीधा लगा देंगे। ठीक है ना, डिस्प्लेस्ड फ्लूइड कितना है भाई, तो h0 इंटू ए, ये वॉल्यूम हो गया, h0 इंटू ए इसका वॉल्यूम, आई इंटू रो एल, इतना फोर्स आई इंटू जी कर दिया, ऊपर लग रहा होगा, है ना। ये यहाँ mg के जगह पर हम लिख सकते हैं h टोटल, h इंटू ए आई इंटू रो आई इंटू जी, है ना। तो एजी और ओजी तो चला गया भाई, यानी कि h इंटू रो बराबर h0 इंटू रो एल आ गया। इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, ये आगे हो सकता है यूज में आए, है ना, इतना तो मान लिए। अब हम क्या करते हैं कि ये जो कॉक है इसको हम x डिस्टेंस से नीचे क्या करते हैं, प्रेस करते हैं।
ठीक है, ये दूसरा डायग्राम हम बना देते हैं ना, थोड़ा सा एकदम दिमाग में उलझन ना हो। ये यहाँ से लिए, ये लिक्विड यहाँ से, ठीक है, और ये हम इसको यहाँ से ले लेते हैं को, है ना। देखिए ये यहाँ था बेस, ये इतना हम इसको नीचे डुबा दिया। ये हाइट टोटल क्या है, ये हाइट कितना था, h नोट था, देखते जाइएगा, ठीक है, क्लियर है। ये तो एरिया ये है, ये है, इसका रो है, इसका लिक्विड का रो है, क्लियर। अब देखिए सिचुएशन क्या हुआ, अब ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। अब यहां से जब हम छोड़ेंगे इसको कंप्रेस करके, तो नाउ दिस कॉक इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। क्यों? क्योंकि अब जो है बाइंड फोर्स जो ऊपर लगेगा वो इसके वेट से ज्यादा हो जाएगा। जब h नोट हाइट था तब ये इक्विलिब्रियम में था, x हाइट और नीचे दबा दिए तो बाइंड फोर्स ज्यादा हो गया। और किस डायरेक्शन में नेट फोर्स होगा, अपवर्ड, जबकि डिस्प्लेसमेंट हम किधर दिए हैं, डाउनवर्ड। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, एफ नेट। अगर इसके ऊपर में अभी हम विचार करेंगे तो mg नेगेटिव डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना, तो h इंटू ए इंटू रो इंटू जी, प्लस ऊपर के डायरेक्शन में कितना फोर्स लगेगा भाई, तो हम लिखेंगे h नोट प्लस एक्स, h नोट प्लस एक्स होगा ना, इंटू ए। ये तो समझ रहे हैं ना, हाइट में एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया से मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया, ये वॉल्यूम। इसमें जब हम क्या करेंगे, लिक्विड के डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मास, और जी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फोर्स हो गया। बात समझ में, डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का यही ना वेट हुआ, और ये बराबर क्या हो जाएगा, मास टाइम्स एक्सेलरेशन। क्लियर है मामला। अब हम क्या करेंगे देख लीजिए, एम ए बराबर क्या हो जाएगा भाई, देख लीजिए, माइनस एच ए रो इंटू जी, क्लियर, प्लस एच नॉट ए रोयल इंटू जी, एच नॉट ए रोयल इंटू जी, क्लियर, एच नॉट ए रोयल इंटू जी, और प्लस एक्स ए रोयल इंटू जी, अब बराबर ही मास टाइम्स एक्सेलरेशन। ठीक है, अब देखिए यहां पर दिस टर्म एंड दिस टर्म गेट्स कैंसल्ड। क्यों भाई, देख रहे हो, एच ए रो जी और एच नॉट ए रो एल जी, ये दोनों क्या है, बराबर है। तो इसको आप खत्म कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये एम क्या है, तो इसका मास, कॉक का मास, वो क्या हो जाएगा, तो एच इंटू ए वॉल्यूम इंटू रो इंटू ए बराबर है ना, बराबर क्या हो जाएगा, एक्स इंटू ए इंटू रो एल इंटू जी। चूंकि डायरेक्शन अपोजिट है तो यहाँ नेगेटिव साइन ले लेते हैं। क्लियर है, ये इंडिकेट किया कि डिस्प्लेसमेंट हमारा नीचे है जबकि नेट फोर्स हमारा ऊपर है। अब देखिए ए निकालते हैं हम, तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन के साथ ए रो एल इंटू ए रो एल इंटू जी बट्टा एच ए रो, यहाँ एक्स ले लेंगे, ए से ये खत्म हो गया तो आगे हमारा माइनस रो एल इंटू जी बट्टा एच इंटू रो इंटू एक्स, है ना, रो एल इंटू जी, और ये इसका हाइट भी आ रहा है, और यही हमारा क्या है बेटा, यही हमारा क्या है, ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या, यही रो एल जी बट्टा एच रो, यानी ओमेगा बराबर रो एल जी बट्टा एच रो, इसका स्क्वायर रूट, यानी कि 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू रो एल जी बट्टा एच रो, यानी कि टी बराबर हमारा कहा गया 2 पाई स्क्वायर रूट के अंदर एच इंटू रो बट्टा रो एल इंटू जी, है ना। यही हो गया, यही कह रहा था प्रूफ करने के लिए कि जो टाइम पीरियड होगा 2 पाई स्क्वायर रूट के अंदर एच रो बट्टा रो एल इंटू जी, हाँ यही तो कह रहा था, तो हो गया प्रूफ। क्लियर है, कहीं कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, बहुत गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था।
ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आया भी है। इसी प्रकार से बाकी जो भी है आप इसको बनाने का प्रयास करिएगा। कहीं अगर आपसे फंसता है क्वेश्चन तो आप हमसे क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब एक टॉपिक रह गया है, उसको भी डिस्कस कर ही लेते हैं। उस टॉपिक का नाम है बेटा फोर्स्ड ऑसिलेशन। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आप गए जेईई या नीट का तैयारी करने अपने शहर से किसी दूसरे शहर में, है ना। हाँ, अब आप पढ़ाई कर रहे थे अपने घर में 8 घंटा 10 घंटा, और वहां पर आपको प्रॉब्लम क्या हो गया भाई, तो वहां का आपको मौसम सेट नहीं, अब आपको होने लगा वहां पानी के कारण दिक्कत। तो जहां आप 10 घंटा पढ़ाई कर रहे थे वहां आप 2 घंटा पर आ गए, फिर धीरे धीरे बड़े 8 घंटा पर आ गए, फिर धीरे धीरे 6 घंटा पर आ गए, फिर धीरे धीरे आप एकदम पढ़ना लिखना सब खत्म, बेड पकड़ लिए। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि कुछ है ऐसा चीज वहां जो आपका विरोध कर रहा है। तो आइडियल केस में तो विरोध नहीं करता। जैसे डैम्पिंग हम पढ़ाए थे, डैम्पिंग के कारण विरोध किया, धीरे धीरे एम्पलीट्यूड क्या हुआ, घटता गया, फाइनली 0 हो गया। क्योंकि एम्पलीट्यूड क्या था, एम्पलीट्यूड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या था, BT बटा 2m, यही था ना। तो एम्पलीट्यूड घट रहा था। अब अगर हम आपसे पूछें कि भाई अब आप फिर से 8 घंटा पर आइए, उसके लिए क्या करना होगा, डॉक्टर। अब डॉक्टर आपको एक्स्ट्रा एनर्जी टैबलेट के फॉर्म में एक्स्ट्रा एनर्जी देगा आपको, कुछ वैसा जो बीमारी जो आपको विरोध कर रहा है उसको क्या करेगा, कंपेंसेट करेगा। तो आप फिर से 8 घंटा पे आ जाइएगा। ठीक वही सिचुएशन है यहाँ पे डैम्पिंग अवेलेबल है, एयर रेजिस्टेंस या एयर ड्रैग इसके ऊपर लग रहा है। अब हम क्या किए, जितना वर्क एयर ड्रैग के कारण इस पार्टिकल पर हो रहा है, इस ब्लॉक पर हो रहा है, उतना वर्क हम एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर लगा करके हम करें तो इसका जो डैम्पिंग है वो क्या हो जाएगा, कंपेंसेट हो जाएगा। ठीक है, तो F इज इक्वल टू कैसा फोर्स होना चाहिए, पीरियोडिक फोर्स होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, ओमेगा डी इंटू टी। इस तरह का फोर्स अगर इसके ऊपर हम लगा दें, क्या कर दें बेटा, लगा दें, तो जो वर्क डैम्पिंग के कारण यानी एयर ड्रैग के कारण इस ब्लॉक पर हो रहा था उसको क्या कौन कंपेंसेट करेगा, ये फोर्स कंपेंसेट कर देगा। तो उसके कारण वो क्या होगा, फिर अपना एम्पलीट्यूड घटेगा नहीं। समझ में आ रही बात। अब अगर हम इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे इन डिफरेंशियल फॉर्म तो क्या हो जाएगा, देखिए ma बराबर माइनस kx माइनस बी भी, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि ये कंपेंसेट करेगा साइन ओमेगा डी इंटू टी। ओमेगा डी जहां क्या है, ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सटर्नल या ड्राइविंग फोर्स, सीधा बोलो ना, ड्राइविंग फोर्स का ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अभी सबको इधर कर लो, ये हो जाएगा m d2x बटा dt स्क्वायर प्लस b dx बाई dt प्लस kx बराबर f नॉट ओमेगा डी इंटू टी। ठीक है, फिर अगेन हम यही कहेंगे कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन कॉम्प्लिकेटेड है, इट रिक्वायर्स एडवांस्ड मैथमेटिक्स। ठीक है, तो अब हम इसके सॉल्यूशन में नहीं जा करके, ठीक है, हम इसका डायरेक्ट जो सॉल्यूशन है वो लिखते हैं। इसका डायरेक्ट जो सॉल्यूशन आता है बेटा वो आता है x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा डी टी प्लस फाइव, जहां ओमेगा डी क्या है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द ड्राइविंग फोर्स है। a क्या है, तो a इज गिवन बाई f नॉट बाई m डिवाइडेड बाई ओमेगा डी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का दिस प्लस
ओमेगा डी बी बटा एम, इसका स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, अब देखिए ये जो एम्पलीट्यूड है, यहां ध्यान रहे ये ओमेगा क्या है बच्चों, ये ओमेगा नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ओमेगा इज इक्वल टू, ध्यान रहे, ठीक है। और डैम्पिंग, जब ये ड्राइविंग फोर्स नहीं था उस वक्त ओमेगा डैश क्या था, डैम्पिंग प्रेजेंट था, तो वो था क्या, तो k बटा एम माइनस बी बटा 2m का स्क्वायर, यही तो था, ठीक है। अब देखिए ये जो एम्पलीट्यूड है ये किस चीज पर डिपेंड करेगा, ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा। अगर हम ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी को लगभग इस नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर कर दें, k बाई एम के बराबर कर दें, फॉर अ स्मॉल डैम्पिंग, फॉर अ स्मॉल डैम्पिंग, ठीक है। अगर ओमेगा डी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, या फिर एक दो केस बना लेते हैं, ठहरिए, केस 1 ले लो आप, ठीक है। डैम्पिंग क्या है, स्मॉल है, स्मॉल डैम्पिंग है ना। तो ओमेगा डी बी कैन बी नेग्लेक्टेड एज कंपेयर टू दिस, और उस केस में हमारा एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा बेटा, एफ नोट बटा एम इंटू ओमेगा डी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब यहां से देखो ये स्मॉल डैम्पिंग के लिए हुआ, जब ओमेगा डी बी को इसके कंपेरिजन में नेग्लेक्ट कर दिया। अब देखो अगर ओमेगा डी को हम ओमेगा के लगभग बराबर कर दें, नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर कर दें, तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, हाई। कहने का मतलब एम्पलीट्यूड इन्फिनिटी हो जाएगा। थियोरेटिकली क्या हो सकता है, इन्फिनिटी, लेकिन एक्चुअल केस में ओमेगा डी इज वेरी क्लोज टू ओमेगा बट नॉट इक्वल टू ओमेगा, इसलिए जो एम्पलीट्यूड है क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। इस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। कहने का मतलब अगर ओमेगा डी बाई ओमेगा इज वेरी नियरली 1 हो जाए तो इस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, या फिर इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि ओमेगा डी इज वेरी नियरली ओमेगा, तो क्या होगा, रेजोनेंस होगा। केस 2 हम ले लेते हैं, उस केस में भी क्या आ रहा है कि अगर ओमेगा डी और ओमेगा में डिफरेंस बहुत कम हो गया तो ये क्या हो जाएगा, 0। तो उस केस में हमारा एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, एफ नोट बाई एम बटा ओमेगा डी बी, तो इसको हटाएं तो ओमेगा डी इंटू बी। जब डैम्पिंग क्या हो, स्मॉल नहीं हो, एप्रिसिएबल अमाउंट में डैम्पिंग हो, तो ये एम्पलीट्यूड हो जाएगा। यहां भी देख लो आप, ये एम्पलीट्यूड किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है। ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी को घटाएंगे, एम्पलीट्यूड हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर है। तो रेजोनेंस के लिए कंडीशन क्या है कि ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी शुड बी इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब देखिए इसको अगर आप फिजिकली समझने का प्रयास करिए तो शुरू में क्या होता है कि इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है, इसका ये शुरू में इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो पहले धीरे क्या होगा, घटेगा। लेकिन चूंकि यहाँ ये फोर्स लग रहा है तो ये धीरे क्या करता है, एम्पलीट्यूड को बढ़ाता है। बढ़ाते एक टाइम ऐसा आता है कि इसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी और इसका फ्रीक्वेंसी, फोर्स का, एक्सटर्नल फोर्स का फ्रीक्वेंसी, दोनों क्या करता है, मैच कर जाता है। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से क्या करता है, वो ब्लॉक क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। ये एक टॉपिक है जो कि नया ऐड हुआ है जेईई में। तो इन सब सिर्फ फॉर्मूला को आप याद रखें। फॉर्मूला के मतलब इक्वेशंस जो भी डिराइव किए गए हैं, जो कि आपको डिराइव नहीं करना है, आप नहीं कर सकते, तो इसको सिर्फ ब्रेन में क्या करना है, रखना है, ठीक है। इसके आगे हम आईआईटी जेईई का और नीट का PYQ करवाएंगे। इसका सब्जेक्टिव, जेईई का तो सब्जेक्टिव ही करवाएंगे, कहने का मतलब एडवांस्ड का, ठीक है, और मेंस का भी करवाएंगे, ठीक है। कुछ
काफ़ी टफ क्वेश्चन है, मतलब काफ़ी टफ नहीं कहिए उसको, मतलब पहले का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी करवाएंगे। ये सब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। इस क्लास में इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में बाकी डिस्कस करेंगे, ठीक है। और मन लगा करके पढ़िए, टनाटन अच्छा नंबर लाइए एग्जाम्स वगैरह में, ठीक है।